Hello friends, welcome to my YouTube channel with Maya, and today we are going to start a new chapter 7, structure and function unit of our body, the cell. So let's start. In the 17th century, in the year 1665, an English scientist named Robert Hooke invented a simple microscope. Hooke observed a thin slice of cork under a microscope invented by him. He found section like a beehive. He gave this section the name cell. From time to time, scientists have attempted to study the structure of a cell, and after many studies have declared that as a house is made up of a small unit, the brick, in the same way our body is also made up of a small unit. These units are called as cells. So 17th सेंचुरी की बात है. ईयर 1665 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, जिन्होंने एक सिंपल माइक्रोस्कोप का डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था. हुक ने अपने सिंपल माइक्रोस्कोप से कॉक की थी स्लाइस को लिए उन्होंने ऑब्जर्व किया. ठीक है, ऑब्जर्व करने के बाद उन्हें एक बीहाइव लाइक स्ट्रक्चर दिखा. ठीक है, फिर उस सेक्शन को उन्होंने सेल नाम रख दिया. फिर टाइम बीतता गया और भी साइंटिस्ट आते गए और उसकी सेल की स्टडी करते गए. फिर बहुत सी स्टडी के बाद ये डिक्लेयर किया गया कि जिस तरह हमारा घर जो है स्मॉल यूनिट से मिलकर बना था, जैसे ईंटे से हर ईंटे के जोड़ने से बन रहा है, ठीक वैसे ही हमारा जो बॉडी है वो बिल्कुल सेल स्मॉल यूनिट से मिलकर बना हुआ है. सेल मतलब हमारे बॉडी में सेल मिल के बनाते हैं, पर बॉडी बनाते हैं. ठीक है, सो सेल आर डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. यू मे नो दैट सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल्स as amoeba, paramecium. In this organism, nutrition, respiration, excretion, reproduction, and such living functions are performed in a single cell. But in multicellular organisms, to perform different functions, cells are divided into different groups to form them. In this way, cell is the basic structure and function unit of life of body. Amoeba is a cellular organism which can live independently, but if the cell of a chick or as a cell of onion is removed, then they can't live independent. सो सेल जो होते हैं ये डिफरेंट शेप के होते हैं, डिफरेंट साइज के होते हैं. इनका जो स्ट्रक्चर होता है, शेप बिल्कुल डिफरेंट होता है. ठीक है, सो आपने कुछ एनिमल्स ऑर्गेनिज्म देखे होंगे जो कि सिर्फ सिंगल सेल से मिलकर रहते हैं. ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं. जैसे कि अमोइबा हो गया, पैरामेसियम हो गया, ये क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनका बॉडी सिर्फ सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ है. फिर सिंगल सेल बनने के बावजूद भी सिंगल सेल यहाँ पर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, रिप्रोडक्शन सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं. सिंगल सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. इसलिए सेल को यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है. ठीक है, लेकिन वही मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमारे में हमारा बॉडी जो बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है, इसे बोलते हैं मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे सेल. ठीक है, हमारे सेल हमारे बॉडी में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं. एक्सक्रेशन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन से फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हमारे जो सेल्स हैं आपस में ग्रुप बना हुआ. ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स में सेल्स डिवाइड होते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं. लेकिन सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं होता, वहाँ पर सिर्फ सिंगल सेल ही सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं. लेकिन हमारे में डिफरेंट ग्रुप बने हुए हैं, उसमें सेल डिवाइड होकर सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ठीक है, अगर हम सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? इंडिपेंडेंटली लाइव कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि सिंगल से सारे फंक्शन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर हम अपने चिक से या फिर ओनियन के सेल से कोई भी पार्ट रिमूव कर दें, अगर हम अपने चिक से या फिर ओनियन से कोई सेल रिमूव करते हैं तो वो इंडिपेंडेंट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. ये जो ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमोइबा, पैरामेसियम, सिंगल सेल से ही बने हुए हैं. सारे सेल परफॉर्म कर सकते हैं, सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, इसीलिए ये इंडिपेंडेंट सर्वाइव कर सकते हैं. लेकिन हमारे सेल में जैसे कि चिक्स है और ओनियन से कोई सेल निकाल दो तो वो जो सेल होगा ये इंडिपेंडेंट सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे बॉडी में डिफरेंट ग्रुप में सेल डिवाइड होकर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, आपस में इंटरेक्शन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं. लेकिन यूनिसेलुलर ऐसा नहीं होता, वहाँ एक ही साथ सारे फंक्शन परफॉर्म करता है. ठीक, एक्टिविटी फर्स्ट आपको मटेरियल चाहिए और लीफ ऑफ फ्रियो, स्लाइड्स, कवर स्लिप, परमानेंट स्लाइड ऑफ ह्यूमन ब्लड सेल माइक्रोस्कोप. Take a thin slice from the lower side of the leaf, keep it on the glass slide, add a drop of water and cover it with a cover slip. Now observe it under a simple microscope. Also observe the permanent slide of human blood cells. Are the cells of the leaf and
at cells of human blood same in the shape and size. Now you can look at figure 7.5. You can see cells of different size and shapes. This proves that there are variation in the shapes and size of the cells. Usually we can't see a cell without any instrument or microscope, but there are some cells which are so big in size that we can see them without a microscope. For example, yolk of hen's egg. So यहाँ पर हमें एक लीफ लेना है, उसका लोअर साइड के थीन स्लाइस को हमें क्या करना है, स्लाइसर में रख देना है, ठीक है, ग्लास स्लाइड में। फिर उसको वाटर ड्रॉप डाल देने हैं, फिर उसको कवर से कवर कर देना है, फिर उसको सिंपल माइक्रोस्कोप से हमें ऑब्जर्व करना है। वैसे ही आपको ह्यूमन ब्लड सेल के देखने होते हैं। ह्यूमन ब्लड सेल को भी क्या कर देंगे, ग्लास स्लाइड में ले लेंगे, फिर उसको उसी तरह हमें उसको ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप से। फिर आपको दोनों डिफरेंस देखने मिलेगा। इससे ये पता चलता है कि जितने भी सेल्स होते हैं, जो लिव का सेल्स है, जो ह्यूमन ब्लड के सेल्स हैं, ये आपस में क्या है, सेम नहीं है, इनका शेप और साइज बिल्कुल सेम नहीं है। मतलब कि जितने भी सेल आपको देखने मिलेगा, ये सभी का साइज शेप बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप यहाँ बस फिगर 7.5 में देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, इनका किसी भी सेल का साइज और शेप फिक्स नहीं है, सेम नहीं है। ऐसे क्लेमिडोर्स यूनिस ऑर्गेनिज्म है, इसका साइज देख लीजिए, एमोइबा का देख लीजिए, डायटम को देख लीजिए, और फैट सेल एडिपोसाइट, जहाँ पर हमारा फैट स्टोर होता है। लिवर सेल हो गया, हाँ लिवर का। अनस्टैटिक मसल सेल हो गई, ओनियन सेल हो गया, ओनियन का। स्पर्म सेल हो गया, और ये नर्व सेल हो गया जो इंफॉर्मेशन कैरी करता है। हम किसी सेल को यूजुअली हम सेल को बिना इंस्ट्रूमेंट या माइक्रोस्कोप में देख नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि इसका साइज बहुत बड़ा होता है, तो उसको देखने के लिए हमें किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि एग का यॉक सेल हो गया, हेंस एग का यॉक हो गया, ये भी एक सेल ही है, बट इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है क्या, नहीं पड़ती, क्योंकि वो इतनी बड़ा है कि हम देख सकते हैं। ऑस्ट्रिच का एग सबसे बड़ा सेल हो गया, देख लो, उसको हम देख सकते हैं बिना माइक्रोस्कोप की मदद से। इसका कहना मतलब ये है कि जो सेल्स होते हैं उनका साइज और शेप बिल्कुल फिक्स नहीं होता। सेल का साइज और शेप डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता। ये उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है, किस तरह से वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जिस तरह से वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं उस तरह से उनका शेप और उनका साइज होता है, राइट। जैसे कि आप नर्व सेल की बात करोगे तो नर्व सेल क्या करता है, इंफॉर्मेशन कैरी करता है, यहाँ से वहाँ इंफॉर्मेशन कैरी करता है। सबसे ये लॉन्गेस्ट होती है, ये सेल भी कैसे है, लॉन्गेस्ट है। सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा, हमारा नर्व सेल है, क्योंकि इंफॉर्मेशन कैरी करता है, इसीलिए इसका ये शेप है लॉन्ग हो गया, ठीक है। इसीलिए इसका बच्चे से सही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उससे इसका शेप भी हो गया है। स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, you have seen that cells are of different shapes and sizes. Even when having such differences, each cell has a definite structure. Come, let us study the structure of a common cell in your earlier class. You have studied the cells of onion skin. Now prepare again a slide of onion cell. Observe it under microscope and answer the following question. अब हम सेल के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो आपको ये पता चल गया कि जो सेल का जो शेप होता है और साइजेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। सेल का साइज और शेप बिल्कुल डिफरेंट होता है, और इस साइज डिफरेंस के कारण भी उन सभी सेल का कुछ में डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, कुछ में स्ट्रक्चर होता ही है, ठीक है। तो उसी की स्टडी करेंगे। अपने पिछले चैप्टर में मीन्स क्लास 7 में आपने ओनियन सेल का स्टडी किया होगा, ठीक है। अब उसको हम फिर से स्टडी करेंगे। उस ओनियन सेल को हम स्लाइड में लेंगे, ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप की मदद से, फिर आपको सारे जो क्वेश्चन का आंसर देने हैं, ठीक है। अब ओनियन को माइक्रोस्कोप लेना है, फिर उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करना है। फिर क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेप ऑफ दिस सेल, रेक्टेंगुलर, ओवल और राउंड। आपको सेल का शेप कैसे दिखेगा, मतलब ओनियन सेल का शेप कैसे दिखेगा। तो जब देखेंगे तो उस जो ओनियन का सेल का शेप है वो रेक्टेंगुलर होता है या फिर स्क्वायर होता है, ठीक है। सेकेंड, डज अ सेल हैव डिफरेंट मार्जिन, क्या सेल के अराउंड कोई बाउंड्री ये सब है, यस है। और थर्ड, इज देयर एनी सब्सटेंस फिल्ड इन द सेल, क्या सेल के अंदर कुछ सब्सटेंस फिल्ड है, यस है। इज देयर एनी राउंड स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल, क्या कोई राउंड स्ट्रक्चर है सेल के इनसाइड, यस है। जितने भी सेल्स होते हैं सभी में एक आउटर सेल मेम्ब्रेन होता ही है और साथ में प्रोटोप्लास्ट होता ही है। ये जो आउटर सेल मेम्ब्रेन और ये प्रोटोप्लास्ट ये सभी सेल के पास होगा, ठीक है। फिर आपको दिखेगा ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है, ये सभी में सबका सेम होता है। एनिमल सेल भी सबका सेम होता है, ठीक है। फिर प्लांट सेल दिख रहा होगा, ये जो आउटर में ये जो लेयर है ये
इसको बोलते हैं बॉडी। देखिए ये सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल। और ये दिख रही है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन। उसके बाद ये सबसे वैक्यूल जो 99% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है प्लांट सेल का, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। ये साइटोप्लाज्म हो गया जो बाकी फील्ड है, और ये गोल्गी एपरेटस, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं। वैसे ही प्लांट एनिमल सेल में यहाँ पर आपको सेल वॉल देखने नहीं मिलेगी जो कि प्लांट सेल में था, यहाँ पर सेल वॉल नहीं। उसके बाद क्या आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ प्लाज्मा जरूर होगा क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी सेल के पास होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस सभी के पास होता है, सभी पास नहीं होता बट कुछ सेल पास नहीं होता। लेकिन यह जो आउटर सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म सभी के पास है। यहाँ पर आपको सेल वॉल नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एनिमल सेल में आपको प्रोटोप्लाज्म सभी दोनों मिलेगा। ठीक हो गया हमारा। अब हम इसको स्टडी करेंगे सारे पार्ट्स की। आउटर सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पर सेल की स्टडी नहीं कर रहे हैं क्योंकि सेल होता है सिर्फ एनिमल सेल प्लांट सेल में ही पाया जाता है। प्लांट एनिमल से प्लांट सेल सिर्फ प्लांट से पाया जाता है, एनिमल सेल नहीं पाया। इसलिए क्योंकि इसे दोनों ही स्टडी कर रहे हैं तो हम स्टार्टिंग करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर सेल। एवरी प्लांट एनिमल सेल हैज अराउंड द लाइफ सब्सटेंस अ थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सभी प्लांट एनिमल सेल के पास एक थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन होता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। This membrane is living and semi-permeable, made of protein and fats. The following are its function: it aids in maintaining the shape of the cell. It controls the flow of different molecules to and fro in the cell. It protects and supports the cells. So सारे प्लांट एनिमल सेल में के अराउंड एक थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन होता है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन लिविंग होता है और सेमी परमेबल होता है, मतलब कि सॉलिड का पास नहीं कराएगा। इससे थ्रो सॉलिड जो है सॉलिड होंगे पास नहीं होंगे, लेकिन जो सॉल्वेंट होंगे पानी वाला वाटर ये सब ये पास हो जाएंगे। और ये जो मेम्ब्रेन है ये प्रोटीन और फैट से मिलकर बना हुआ है और ये सेल के शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। साथ में जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स उसके फ्लो को कंट्रोल करता है और साथ में सेल को प्रोटेक्ट करता है और सपोर्ट करता है। सो इन प्लांट सेल देयर इज another cover to the outside of the plasma membrane. This is called cell wall. This is made up of a cellulose and non-living and determine the outer border of a cell and provide a definite shape up to the cell. So plant cell में plasma membrane के अलावा एक और outside में एक और membrane होता है जिसको बोलते हैं cell wall, जो कि cellulose और non-living से मिलकर बना हुआ है। और एक outer boundary होता है सेल के अराउंड जो कि सेल को डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है। इसी का तो जब इसका हाइपर सॉल्यूशन में रख देंगे, हाइपर सॉल्यूशन में ज़्यादा होगा तो पानी जो होगा इसको बस्टिंग से प्रिवेंट करता है, बस्टिंग को बचाता है क्योंकि इसके अराउंड जो कवरिंग होती है ये इसको प्रोटेक्ट करता है। इससे बाहर इससे बड़ा नहीं हो सकता, इसके कारण जो सेल होता है प्लांट्स की बस्टिंग होने से बच जाता है, इससे ये हेल्प करता है, राइट। सो प्रोटोप्लाज्मा इन एवरी सेल इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन देयर इज अ स्टिकी फ्लूइड सब्सटेंस व्हिच इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मा एट द सेल ऑर्गेनेल्स ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स of the cell which perform the life process are found in this matter. So जितने भी सेल होते हैं सभी सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड स्टिकी फ्लूइड सब्सटेंस होता है, इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मा। ये सभी हो पाया जाता है कि प्रोटोप्लाज्मा। और जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स सबके सब इसी में पाया जाता है प्रोटोप्लाज्मा में। और सारे रिएक्शन लिविंग रिएक्शन सब इसी में ही होता है। इसी कारण जो सेल होता है लाइव रहता है। इसलिए हक्सले a scientist has called the protoplasm substance as a physical basis of life. इसलिए हक्सले साइंटिस्ट है जिन्होंने प्रोटोप्लाज्मा को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा गया है। मतलब कि प्रोटोप्लाज्मा का कारण है जो सेल और लाइव है, फिजिकली लाइव है। प्रोटोप्लाज्मा कैन बी डिवाइडेड इनटू टू। सो प्रोटोप्लाज्मा को टू पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। फर्स्ट साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच लाइज इन द बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। सो प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों ही क्या प्रोटोप्लाज्म के पार्ट हैं। और साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म ही पार्ट है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पाया था। मतलब न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो पाया था वो क्या था हमारा साइटोप्लाज्म। दिस हैज़ अ मिनरल सॉल्ट वाटर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट। इसमें ये सारे पाए जाते हैं, मिनरल सॉल्ट वाटर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट सभी पाए जाते हैं। ऑब्जर्व फिगर 7.5a and b list the various cell bodies present in the cytoplasm. Come let us find out about this cell organelles.
सब 7.5 फिगर ए बी को ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, तो आपके इस ऑर्गेनल देखने मिलेगा। अब उस ऑर्गेनल का हम स्टडी करेंगे। जैसे कि फर्स्ट आ गया माइटोकॉन्ड्रिया, आपको सारा दिखा होगा, एनिमल से प्लांट से दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया स्टडी करेंगे। सी फिगर 7.5, you will find a double layered round or rod shaped structure with its inner membrane having finger like projection. This is the mitochondria. This is a respiratory center because here energy is produced by oxidation of food products. So this cell body is also called as a powerhouse of cell. So mitochondria अपने 7.5 फिगर में दोनों फिगर में दिख रहा होगा, ए और बी, प्लांट्स एनिमल्स हैं। आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिख लिया होगा, जो कि डबल लेयर, इसके अराउंड डबल लेयर है, डबल लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब, जो कि रॉड शेप का है, राउंड शेप का भी है। और इसके इनर मेम्ब्रेन में आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये एक रेस्पिरेटरी सेंटर है, क्योंकि यहाँ पर साइनल फूड का ऑक्सीडेशन से यहाँ एनर्जी प्रोड्यूस होता है, इसलिए क्या है, रेस्पिरेटरी सेंटर है। सो इस सेल बॉडी को हम पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होता है। कैसे प्रोड्यूस होता है, फूड प्रोडक्ट के ऑक्सीडेशन से यहाँ एनर्जी प्रोड्यूस होता है। सेकंड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन फिगर 7.5 ए एंड बी यू मस्ट हैव सीन ब्रांचेस, इरेगुलर चैनल्स फॉर्मिंग अ नेटवर्क, इट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको फिगर में दिख रहा होगा 7.5 फिगर ए और बी दोनों में ही एक ब्रांचेस, इरेगुलर चैनल दिख रहे होंगे दोनों में ही, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। These channels are filled with fluid and help in transport of materials and it also provide mechanical support to the body. So ये जो channels होते हैं, irregular channels हैं, ये इसमें fluid filled है और ये materials के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, साथ में मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है बॉडी को। नेक्स्ट 3 राइबोसोम। Ribosomes, some bodies are scattered in the cytoplasm near the endoplasmic reticulum. They are called ribosomes. The work of these bodies is to produce proteins, so they are also called protein factories. So कुछ बॉडी सेल पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म, जो कि स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ है जगह, ठीक है, नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास, ठीक है, साइटोप्लाज्म नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास, जिसको बोलते हैं राइबोसोम। इसका फंक्शन क्या है, ये बॉडी प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन, इस चीज़ को हम प्रोटीन फैक्टर्स कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, इस चीज़ को हम प्रोटीन फैक्टर्स कहते हैं। फोर्थ है गोल्गी बॉडीज को गोल्गी एपरेटस भी कहते हैं। इन द एनिमल सेल यू कैन सी डिस्क शेप बॉडीज अरेंज्ड इन अ पाइप, दिस आर कॉल्ड गोल्गी एपरेटस। दिस फंक्शन इज टू सेक्रेट वेरियस केमिकल प्रोडक्ट, राइट। सो एनिमल सेल में आपको डिस्क शेप का बॉडी दिख रहा होगा, इससे होमलेस एपरेटस कुछ दिख रहा होगा, जो कि पाइप्स में अरेंज, सिक्के अरेंज होते हैं ना, सिक्के, एक सिक्के के ऊपर सिक्का, जैसे पाइप, उसको बोलते हैं पाइप। उसी तरह से जो ये डिस्क शेप की जो गोल्गी बॉडी होती है, डिस्क शेप के होते हैं और पाइप में अरेंज होते हैं, एक ऊपर एक अरेंज होते हैं, ठीक। इसको बोलते हैं गोल्गी एपरेटस। इसका फंक्शन क्या है, ये बहुत सी केमिकल प्रोडक्ट सेक्रेट करता है। फिफ्थ है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, नाउ यू लुक एट द स्टार शेप बॉडी near and over the nucleus in the animal cell, they are the centrosome. So आपको इस जो सेंट्रोसोम होता है ये स्टार शेप का होता है और ये न्यूक्लियस, एनिमल सेल के न्यूक्लियस के पास होता है, नियर उसको पास होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। ये 2 स्मॉल बॉडी से मिलकर बना हुआ है। 2 small bodies can also be seen in the middle of the centrosome. These are centrosomes. Centrosomes has in the cell division of animal cell. सेंट्रोसोम्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड इन द प्लांट सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सो ये जो सेंट्रोसोम है ये 2 सब यूनिट से मिलकर, 2 स्मॉल बॉडी से मिलकर बना हुआ सेंट्रियोल, जो आपको सेंट्रोसोम के मिडल में दिखेगा। तो स्मॉल बॉडी से मिलकर इसको बोलते हैं सेंट्रियोल। और ये जो है कि एनिमल सेल में सेल डिवीजन के टाइम सेल डिवीजन में हेल्प करता है, मतलब एक सेल 2 सेल बन पाता है, उसके लिए सेंट्रोसोम का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये उसमें हेल्प करता है। वैसे सेंट्रोसोम प्लांट सेल में सेल डिवीजन टाइम फॉर्म होता है, ठीक। एक्टिविटी सेकंड, मटेरियल रिकॉर्ड। एल्गी फॉर्म्ड नियर अ पॉन्ड लैक और एनी अदर वाटर सोर्स, स्लाइड माइक्रोस्कोप एंड वाटर। सो आपको एल्गी लेना है, एल्गी कहीं भी उगता रहता है, मतलब कि कहीं पाइप मिल जाएगा आपको, पॉन्ड के नियर इसे मिल जाएगा।
लेक और किसी भी वाटर रिसोर्स के नियर आपको स्लाइड लेनी है, माइक्रोस्कोप लेना है, वाटर लेना है। सो एक्टिविटी 2 में आपको पॉन्ड या वाटर कहीं किसी वाटर रिसोर्सेज से आपको उसके आसपास आपको एल्गी मिल जाएगा, ठीक है, उगते होंगे हरा हरा, ठीक, उसको लेना है। अब उसको स्लाइड में डाल देंगे, ग्लास साइड में, उससे कुछ वाटर का ड्रॉप डाल देना है, फिर उसको माइक्रोस्कोप में से ऑब्जर्व करना है। फिर पूछा गया है आपको कौन से टाइप के सेल दिख रहे हैं, कई डिफरेंट शेप के सेल दिख रहे हैं हमें। अब उसके अंदर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको कुछ ग्रीन बॉडी दिखाई देगा, ग्रीन कलर कुछ दिखाई देगा, स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस से प्लांट अपना खाना बनाता है, ठीक है, जो कि एनिमल से एब्सेंट होता है। जैसे आप इसे पहले डायग्राम में एनिमल से प्लांट सेल का डायग्राम दिया हुआ है, आप दोनों में ऑब्जर्व करना कि एनिमल सेल में आपको क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा, लेकिन प्लांट सेल में मिलेगा, ठीक है। सो प्लास्टिड solid bodies found scattered in the plant cell which are ribbon like like shape or called plastid. There are 3 types. So आपको प्लास्टिड देखने मिलेगा जो कि सॉलिड होते हैं, सॉलिड बॉडी, और प्लांट सेल स्कैटर्ड होते हैं और रिबन शेप के होते हैं, ओवल शेप के होते हैं, राउंड शेप के होते हैं, इसको बोलते हैं प्लास्टिड। इसके 3 टाइप्स होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। सो ल्यूकोप्लास्ट ये कलरलेस होते हैं और फूड स्टोर करते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं और फूड स्टोर करते हैं। सेकंड क्रोमोप्लास्ट ये कलर्ड होते हैं, कलरफुल, इसके कारण जो फ्लावर का कलर और फ्लावर फ्रूट के पास येलो रेड कलर होता है, कई कलर होते हैं, ये सब क्रोमोप्लास्ट के कारण ही होता है, उन्हें क्रोमोप्लास्ट रहती है। इसी कारण इनका जो फ्लावर कलर, फ्रूट कलर, रेड कलर, जो भी कलर है, ये सब इसी कारण होता है, और इसी वजह से इनमें पॉल्यूशन हो पाता है, क्योंकि सुंदर दिखते कलर से ब्यूटीफुल जो कि इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इससे करने में पॉल्यूशन हो पाता है, ठीक है। थर्ड हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये ग्रीन कलर के होते हैं। यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है कलरफुल होते हैं, एक्सेप्ट ग्रीन कलर, इसमें ग्रीन कलर नहीं होता, ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट में होता है। सो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के होता है और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब यहाँ टेबल 7.1 दिया हुआ है, एग्जाम्पल ऑफ टेबल। सो ये जितने भी इसे हम खा सकते हैं, टेबल मतलब इसको हम खा सकते हैं, इसका कलर बताया गया, उसका टाइप ऑफ प्लास्टिक पूछा गया। सो रेडिश मूली, ये वाइट कलर का होता है, और कौन सा टाइप का होगा, मतलब कि वाइट कलर मतलब तो कलर है ही नहीं, कलर ऐसे कुछ कलर नहीं, से वाइट कलर कुछ कलर नहीं होता है, कलर होता है बट इसके लिए कलर ऐसे, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा ल्यूकोप्लास्ट। ग्रीन चिलीज मतलब ग्रीन कलर ना पूछा जाए, ग्रीन कलर मतलब क्लोरोप्लास्ट है इसमें। राइट पपाया येलो कलर का तो ऑरेंज कलर का होता है, ग्रीन तो होगा नहीं है, ऑरेंज या फिर रेड कलर का होता है, ऑरेंज येलो। तो ये ऑरेंज येलो किसकी प्रॉपर्टी कौन देता है, क्रोमोप्लास्ट, आंसर आ जाएगा क्रोमोप्लास्ट। वाइट टोमेटो मतलब कलरलेस, ये हो जाएगा हमारा ल्यूकोप्लास्ट। ग्रीन टोमेटो ग्रीन कलर है, क्लोरोप्लास्ट। रेड टोमेटो रेड कलर मतलब कि क्रोमोप्लास्ट। और भी आप ऐड कर सकते हो। 7th वैक्यूल इन द प्लांट सेल देयर इज 1 or sometimes 2 big round or oval shaped bodies. These are the vacuoles. They have a membrane covering with a jelly-like substances inside. In the animal cell, vacuoles are small in size. So vacuole ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ओवल शेप के और राउंड शेप के होते हैं, जो कि प्लांट सेल में इनका साइज बिग होता है, मतलब कि लार्ज साइज के होते हैं प्लांट में, और एनिमल्स में स्मॉल साइज के होते हैं, और इसके इनसाइड जेली लाइक सब्सटेंस फिल्ड रहता है। सो अब हमारा नाउ आंसर दिस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटर लेयर ऑफ अ प्लांट सेल वॉल। सो प्लांट सेल के अराउंड एक आउटर लेयर होता है, इसको हम क्या कहते हैं, वो है हमारा सेल वॉल। प्लांट सेल की बात की आउटर लेयर वहाँ पर सेल वॉल है, राइट। फिर सेकेंड है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी। सो गोल्गी बॉडी का फंक्शन क्या है, गोल्गी बॉडी फंक्शन है टू सीक्रेट वेरियस केमिकल प्रोडक्ट। थर्ड विच
प्लास्टिक इज फाउंड इन रेड एप्पल। सो रेड एप्पल में कौन सा प्लास्टिक पाया जाता है? सो क्रोमोप्लास्ट। विच इज नोन एज अ प्रोटीन फैक्ट्री। किसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? वो है राइबोसोम। विच इज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड वाई इज इट कॉल्ड सो। किसको पावर हाउस कहा जाता है सेल का और क्यों कहते हैं? सो आंसर हमारा पावर सेल का माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर फूड प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं सेल। आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट आंसर लिखा है सेल वॉल, सेकेंड 2 सेकेंड वेरियस केमिकल प्रोडक्ट, थर्ड क्रोमोप्लास्ट, फोर्थ राइबोसोम्स, फिफ्थ माइटोकॉन्ड्रिया और आंसर लिखा है वाई का, बिकॉज हियर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट, क्योंकि फूड प्रोडक्ट के ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्रोड्यूस होता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको जो रिमेनिंग पार्ट बच गया उसको हम कंप्लीट करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।